ठीक, चलो स्टार्ट करें। तो हम क्या देख रहे हैं, मध्यकालीन छत्तीसगढ़। क्या देख रहे हैं, मध्यकालीन छत्तीसगढ़। अब जैसा कि प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमने पढ़ा था, बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ नहीं कहलाता था। ठीक है, बस्तर एक अलग क्षेत्र कहलाता था। जो मैदानी क्षेत्र है वो दक्षिण कोसल कहलाता था। ऐसे पार्टीशन करके पढ़ा हमने। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पे अलग राजवंश का शासन रहेगा, और बस्तर क्षेत्र है जो कि छत्तीसगढ़ नहीं कहलाएगा, वहाँ पे अलग राजवंश का रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि तो मैदानी क्षेत्र में जो हम देखेंगे, सबसे पहले जो राजवंश देखेंगे वो है कलचुरी वंश, रतनपुर वाला कलचुरी। ठीक है, पहला जो देखेंगे वो है रतनपुर वाला कलचुरी, पहला राजवंश रतनपुर का कलचुरी वंश है ना। दूसरा हम देखेंगे रायपुर कलचुरी, उसी को क्या कहा जाता था, लहुरी शाखा कहा जाता था। ठीक है, गुड इवनिंग सबको, है ना। ठीक, उसी को क्या कहा जाता था, रायपुर कलचुरी को लहुरी शाखा। उसके बाद जो तीसरा राजवंश देखेंगे वो है काकराय, है ना, काकराय राजवंश। वही क्या रहेगा, कांकेर का सोमवंश, सोमवंश की चौथी शाखा, जो मैंने कहा था कि मध्यकाल में पढ़ेंगे अपन, है ना। तो काकराय राजवंश है, वही कांकेर का सोमवंश है, और वही सोमवंश की चौथी शाखा। और चौथा राजवंश जो पढ़ेंगे हम, फणी नागवंश। चौथा राजवंश क्या पढ़ेंगे, फणी नागवंश। तो चार राजवंश पढ़ रहे हैं हम, कहाँ पे, मैदानी क्षेत्र छत्तीसगढ़ में, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में। ठीक है, पहला कलचुरी रतनपुर वाला, फिर लहुरी शाखा रायपुर कलचुरी, उसके बाद काकराय, है ना, जो कि कांकेर का सोमवंश है, सोमवंश की चौथी शाखा, चौथा है फणी नागवंश। ये चार पहले पढ़ लेंगे। ठीक, उसके बाद जो बस्तर का जो है, बस्तर में जो मध्यकालीन इतिहास है बस्तर का, उसमें हम सबसे पहले जो शाखा पढ़ेंगे, सॉरी राजवंश पढ़ेंगे, वो छिंदक नागवंश पढ़ेंगे। छिंदक नागवंश, है ना। मैदानी क्षेत्र में फणी नागवंश पढ़ेंगे और बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंश पढ़ेंगे, पहला राजवंश। दूसरा हम पढ़ेंगे काकती राजवंश, काकती राजवंश। तो बस्तर क्षेत्र में केवल दो राजवंश, एक है छिंदक नागवंश, दूसरा क्या रहेगा, काकती वंश। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ आया। तो सबसे पहले हम कलचुरी वंश देख रहे हैं मध्यकाल में। हेडिंग डालना आप लोग, कलचुरी राजवंश। क्या रहेगा, कलचुरी राजवंश। ठीक, अब देखो छत्तीसगढ़ में कलचुरी आए, उससे पहले पूरे भारत में कलचुरी थे। छत्तीसगढ़ में कलचुरी आए, उससे पहले पूरे भारत में कलचुरी था। ठीक, मैं डायरेक्ट छत्तीसगढ़ में कलचुरी में नहीं आऊँगा, है ना, कि भारत में कलचुरी थे, कहाँ से आए, यहाँ पे कैसे वो बसे, कहानी चाहिए ना, तभी चीज़ें समझ आएंगी, तभी आप मेंस में अच्छे से लिख पाओगे। चीज़ों को जब समझोगे ना तो इजी लगेगा। हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि आपको रटना है चीज़ों को जब समझोगे ना, उस स्टोरी में आप इन्वॉल्व होगे, तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। और जो चीज़ समझ आ जाती है ना, उसको रटने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, तो पहला राजवंश क्या हेडिंग डालेंगे, कलचुरी वंश। इसका जो समय है, जो तिथि है, वो क्या डालेंगे, 550 से 1741 ईस्वी, लगभग 1200 साल। ठीक है, लगभग 1200 साल का शासन रहा है, 550 से 1741 ईस्वी। ठीक है, चलिए अब भारत में देख रहे हैं ना कलचुरी, अभी छत्तीसगढ़ में नहीं आए हैं, क्योंकि भारत में कैसा था, वो भारत से, पूरे भारत से छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में कैसे आया, ये जानना जरूरी है कि नहीं है, कि नहीं बताऊं? जानना है, ठीक है। चलिए, तो देखो, एक इतिहासकार का नाम मैंने बताया था प्राचीन छत्तीसगढ़ में, वासुदेव विष्णु मिरासी। वासुदेव विष्णु मिरासी वो बताते हैं अपनी पुस्तक में, ठीक है, वो क्या बता रहे हैं कि ये जो कलचुरी थे, जो पूरे भारत में थे, देखो 550 के बाद ना पूरे भारत में कलचुरी थे। ठीक है, कहीं कहीं पर थे, एकाएक मोटा सा शासन नहीं था, कहीं पर छोटी सी जगह पे कलचुरी थे, फिर कहीं दूसरी जगह पे थे, फिर कहीं पर थे, फिर कहीं पे उनका उल्लेख मिलता है, कहीं दूसरी जगह पे जानकारी मिलती है। ठीक है, थोड़े थोड़े हिस्सों पे कभी कभी कहीं कहीं पे उनकी जानकारी मिलती है पूरे भारत में। ठीक है, तो जो वासुदेव विष्णु विरासी जी हैं, वो बताते हैं कि जो कलचुरी थे, ये अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। ठीक है, क्या मानते थे, चंद्रवंशी मानते थे स्वयं को,
और दूसरी एक चीज, ये अपने आप को सहस्त्रार्जुन की संतान बताते थे, सहस्त्रार्जुन, ठीक है, सहस्त्रार्जुन की संतान बताते थे, स्वयं को चंद्रवंशी मानते थे। ये दो चीज समझ आ गई आपको। तीसरी जो चीज है, इनका अन्य नाम भी मिलता है। हम क्या पढ़ते हैं, कलचुरी, है ना, उसी कलचुरी वंश का अलग अलग नाम भी है। उसमें जो 4 विशेष नाम है वो आपको देखते चलना है। एक है कटचुरी, कटचुरी, आधा च फिर पूरा च, कटचुरी एक नाम हो गया। दूसरा है कालचूर्य, कालचूर्य, कटचुरी, कालचूर्य, कलतसुरी, कल आधा त सूरी, कलतसुरी, ठीक है। चौथा नाम है करसुली, और ये नाम पूछता है एग्जाम में, ठीक है। 4 नाम, कटचुरी, कालचूर्य, कलतसुरी और करसुली। नाम देख लिए मिरासी जी के अकॉर्डिंग, वो अपने आप को क्या कहते थे वो भी देख लिए। अब क्या है, आपको मिलेगा कहीं कहीं पे जब कलचुरी स्टार्ट करेंगे तो है वंश, एक नाम सुनने मिलेगा, है वंश, ठीक है। तो ये जो थे ना कलचुरी, ये है वंशी ही थे। क्या थे ये, है वंशी ही थे। ये है वंशों की एक शाखा थी, है वंशी शासकों की एक शाखा थी जो कि थी कलचुरी, ठीक है वंशी ही थे ये। है वंश के बाद जब आए तो इनका नाम अलग हो गया और ये कलचुरी कहलाए, ठीक है। तो ये हो गई। अब देखो, इनकी शाखाएं थी पूरे भारत में। कलचुरी जब 550 में आए और 1741 में गए, इस बीच में इनकी अलग अलग शाखाएं थी, ठीक है। क्या थी, अलग अलग शाखाएं थी। आवाज आ रही है सबको, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ आया। अभी छत्तीसगढ़ में कलचुरी चालू नहीं हुआ है। तो देखो, इनके शाखाओं के बारे में अगर देखते हैं तो इनकी जो शाखाएं मिलती है वो है एक त्रिपुरी शाखा। अभी तक से मैंने क्या बताया है कि कलचुरी आते थे, त्रिपुरी कलचुरी, तो वही शाखा। एक क्या है, त्रिपुरी शाखा। कहाँ पे, एमपी में। सरयू पार शाखा, सरयू पार, सरयू नदी कहाँ, उत्तर प्रदेश। त्रिपुरी शाखा, सरयू पार शाखा, काशी प्रयाग, काशी भी यूपी में, प्रयाग भी यूपी में। 4 चीजें हो गई, 4 जगह, ठीक। कालंजर, ये भी यूपी में। तो 5 शाखाएं एमपी और यूपी मिला के। कौन कौन सा, त्रिपुरी, सरयू पार, काशी, प्रयाग और कालंजर। यहां तक सबको समझ आया, ठीक है। अब जो आगे की शाखा देखते हैं, है ना, जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में है वो देखना। रायपुर शाखा, रतनपुर शाखा, खल्लारी शाखा और तुम्माड़ शाखा। तुम्माड़ कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, तुम्माड़ कल मैंने आपको बताया था। तो कितनी शाखाएं हो गई टोटल, 9 शाखाएं हो गई, ठीक है। त्रिपुरी, सरयू पार, काशी, प्रयाग, रतनपुर, रायपुर, खल्लारी और तुम्माड़ और कालंजर, ठीक है। ये शाखाएं हो गई। लेकिन इसमें से जो इनकी तो सबसे पहली शाखा थी, ठीक है, इसमें जो सबसे पहली शाखा थी वो लिखना आप लोग, माहिष्मती। बाहुबली वाला, माहिष्मती, माँ लिखना ना, माहिष्मती। क्या है शाखा का नाम, माहिष्मती, सॉरी ऐसा है ना, माहिष्मती, ठीक है। अब यहां से कहानी चालू होती है। हम लोग ने जानकारी क्या क्या देख लिया। मिराशी क्या बोलते हैं कि ये अपने आप को चंद्रवंशी सहस्त्रार्जुन की संतान मानते हैं। अन्य नाम देख लिए, शाखाएं देख लिए, ठीक है। एक चीज और नोट करना जो बताना भूल गया था मैं, ठीक है। इन्होंने एक संवत चालू किया था 248 ईस्वी में। 248 ईस्वी में क्या चालू किया था, कलचुरी संवत, है ना, कलचुरी संवत। 248 ईस्वी में चालू हुआ तो क्या होगा, सब कमेंट करके बताओ। द्रौपदी, 248 ईस्वी में चालू हुआ मतलब कलचुरी संवत 248 ईस्वी में चालू हुआ। इसी को क्या कहते थे,
त्रैकुटक संवत भी कहते थे। कलचुरी जो संवत था उसी को क्या कहा जाता था, और एक दूसरा नाम था त्रैकुटक संवत। त्रैकुटक संवत हो गया। कलचुरी संवत कब प्रारंभ हुआ? 248 ईस्वी में। उसी को क्या कहा जाता था? त्रैकुटक संवत कहा जाता था। ठीक है, यहाँ तक जानकारी सबको समझ आई। अब देखिए, जो सबसे पहली जो शाखा थी वो क्या थी? माहिष्मती, है ना। यहाँ से क्या है, सारी चीजें अब चलेंगी। ठीक, 550 कलचुरी कब से आए? 550। तो ये माहेशमती 550 ईस्वी में। क्या हुआ 550 ईस्वी में? माहेशमती, है ना, ये क्या है? आरंभ यहीं से हुआ है। ये ऊपर की जो 9 शाखाएं ये तो बाद में आया। जो माहेश्वती शाखा है, माहेशमती, यहीं से क्या है? कलचुरियों का आरंभ हुआ है। कलचुरी यहीं से आए हैं। 550 में इस शाखा की नींव रखी गई। माहेशमती कहाँ पे है? एमपी, मध्य प्रदेश में खरगोन जिला है। ठीक है, सॉरी महेश्वर जिला था उस टाइम पे, है ना, खारगोन। माहेशमती, वहीं से नाम क्या पड़ा? महेश्वर जिला, इसी वजह से माहेशमती नाम पड़ा। खारगोन है वर्तमान में, वहाँ पे है माहेशमती। वहाँ से 550 ईस्वी में क्या हुआ? कलचुरियों का प्रारंभ हुआ। वहीं से कलचुरियों का प्रादुर्भाव हुआ। वहीं से कलचुरी आए 550 ईस्वी में। यहाँ तक कहानी समझ आ गई। ठीक है, आरंभ कहाँ से हुआ है? माहेशमती से। सन क्या है? 550। कहाँ पे है और ये स्थान? मध्य प्रदेश में, एमपी। ठीक है, चलिए यहाँ तक सबको समझ आया। उसके बाद देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ रही है। ठीक, अब एक शासक आते हैं। कोई तो चालू किया होगा ना माहेशमती ने। माहेशमती में आरंभ हुआ है इनकी शाखा, सर्वप्रथम शाखा। तो माहेशमती से कहानी प्रारंभ हो रही है। तो किसी न किसी व्यक्ति ने माहेशमती शाखा की नींव रखी होगी। तो यहाँ पे देखना, शासक, शासक, ठीक है। सर्वप्रथम कौन आएगा? कौन आएगा सर्वप्रथम? अभी छत्तीसगढ़ नहीं चालू हुआ है। कृष्णराज, नाम क्या है? कृष्णराज। अभिलेखों में क्या मिलता है इनको? आदि पुरुष कहा गया है। आदि पुरुष मूवी जानते हो ना, वही वाला। इनको आदि पुरुष कहा गया है अभिलेखों में। क्यों? संस्थापक है ना, यही तो चालू कर रहे हैं कलचुरी वंश को। तो कृष्णराज को क्या कहा गया है? आदि पुरुष कहा गया है। कभी कहीं कहीं पे आपको ये मूल पुरुष भी मिलेगा, मूल पुरुष। ठीक है, कृष्णराज आ गया। इसका जो काल था, है ना, शासन काल था, 550 में इसी ने नींव रखी। तो 550 से 575 ईस्वी। ठीक है, कृष्णराज आ गए। 550 से कब तक इन्होंने शासन किया कोई नहीं बता रहा है। 550 से 575। उसके बाद कौन आएगा? इनका पुत्र आएगा, पुत्र। ठीक है, इनका पुत्र आएगा कृष्णराज के बाद। ठीक है, शंकरगण, शंकरगण प्रथम। शंकरगण द्वितीय देखे थे ना, कौन था वो? मुग्धतुंग, जो कल देखा था हमने। तो ये क्या है? पुत्र, शंकरगण प्रथम। इसका जो शासन काल है वो रहेगा 575 से 600 ईस्वी। ठीक है, दूसरे शासक के बारे में भी देख लिए। 2 शासक हो गए, अभी खाली नाम है। ठीक, उसके बाद शंकरगढ़ प्रथम का पुत्र आता है। क्या नाम रहेगा? बुद्धराज। और इसका राज्य वर्ष क्या रहेगा? शासन का जो वर्ष है 600 से 620 ईस्वी। ठीक है,
सर्वप्रथम कौन आया शासक बन के, जिसने नींव रखी यहाँ पे माहेशमती की, सॉरी कलचुरियों की माहेशमती में एक शाखा खोल के 550 में कृष्णराज आए, वही आदि पुरुष मूल पुरुष है। उसके बाद उनका पुत्र आया, क्या नाम है उनका, शंकरगण प्रथम। ठीक है, 575 से 600 ईस्वी यहाँ तक समय हो गया। अब 600 ईस्वी में उसका पुत्र आ गया शंकरगण प्रथम का, क्या नाम है, बुद्धराज। कितने वर्ष के लिए, 600 से 620। अब क्या होगा यहाँ पे, चालुक्य है ना, जैसे पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य था ना, और चालुक्य कहाँ पे थे, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में मुख्य जो उनका केंद्र था वो कर्नाटक था। ठीक है, तो दक्षिण भारत से चालुक्य, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। कर्नाटक दक्षिण में है। तो उन्होंने क्या किया, चालुक्यों का आक्रमण हुआ बुद्धराज के ऊपर। ठीक है, और पराजित कौन हुआ इसमें, बुद्धराज पराजित हुआ। ठीक है, चालुक्यों का आक्रमण हुआ बुद्धराज के ऊपर, कलचुरियों के ऊपर। ठीक है, अब क्या हुआ, बुद्धराज पराजित हो गया। अब इसके बाद 3 शासक देख लिए। जब बुद्धराज पराजित हो गया, इसके बाद लगभग, है ना, ये यहाँ तक की कहानी खत्म होती है। ठीक, इसके बाद लगभग 150 से 175 वर्ष अज्ञात। ठीक है, 150 से 175 वर्ष क्या है, अज्ञात। इनकी स्थिति के बारे में किसी को नहीं पता कि बुद्धराज पराजित हुआ, उसके बाद बुद्धराज कहाँ गया, है ना, बुद्धराज कहाँ गया, बुद्धराज को क्या हुआ, मृत्यु हो गई, भाग गया, अधीनता स्वीकार कर ली, कुछ तो हुआ होगा ना। लेकिन उसके बाद 150 से 250 साल की जो इनकी स्थिति है वो अज्ञात। कलचुरी कहाँ गए कोई पता नहीं। अंतिम समय कहाँ थे, माहिष्मती में। ठीक है, उसके बाद 9वीं सदी प्रारंभ होता है। 9वीं सदी प्रारंभ होता है। ठीक है, 9वीं सदी क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है यहाँ पे। उसके पहले एक जानकारी मिलती है। जानकारी क्या मिलती है कि ये जो थे तो माहिष्मती से, ये क्या थे, माहिष्मती को जब छोड़ के इनके जो वंशज थे, है ना, बुद्धराज के बाद भी उनका कोई पुत्र रहा होगा, भतीजा रहा होगा, संबंधी रहे होंगे ना, तो वो थोड़ा ना मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो जो इनके वंशज थे वो क्या किए, माहेश्वती से ये चेदी देश आ गए। चेदी देश में इनका पलायन हो गया। चेदी देश में इनका क्या हो गया, पलायन हो गया। ठीक, अब देखो, वहां से भाग के आए, छोड़ के आए, भाग के नहीं, छोड़ के आए। तो कलचुरियों की एक स्पेशलिटी होती थी। ये क्या करते थे, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं तो डायरेक्ट ये अपना राज्य की स्थापना नहीं कर लेते थे, डायरेक्ट क्या बोलते हैं, ये आक्रमण नहीं करते थे। इनकी एक खासियत थी, ये क्या करते थे, छोटा सा जो एक क्षेत्र रहता था उस क्षेत्र में अपना शासन प्रारंभ करते थे, बहुत छोटे से जगह पे। आगे हम कहानी में देखेंगे तो समझ आएगा। एक छोटे से स्थान पे ये अपने राजवंश की नींव रखते थे वहाँ पे, कि हाँ ये छोटा सा जगह, जैसे तुम्माड़ देखे हम, पाली देखेंगे, है ना, वैसे ही अभी देखेंगे। तो जो चेदी जो क्षेत्र है, चेदी वाला क्षेत्र कौन सा है, चेदी महाजनपद कौन सा क्षेत्र रहेगा, मध्य प्रदेश वाला ना। पहले भी कहाँ थे, माहिष्मती में थे, लेकिन वो पूर्वी क्षेत्र था, मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र था। ये चेदी जो है बीच का, थोड़ा मध्य प्रदेश थोड़ा उत्तर प्रदेश, समझ गए। तो जब यहाँ पे ये आए तो यहाँ पे ये क्या कहलाए, जब चेदी देश में आ गए तो ये चैटुय कहलाए, चैटुय, चैटुय, है ना, अच्छे से लिखना, चैटुय या फिर चेदी नरेश,
चेदी नरेश क्या कहलाएंगे यहाँ पे? जब चेदी देश में आ जाएंगे तो चैटुय या चेदी नरेश कहलाएंगे। ठीक, ये समझ गए। अज्ञात हो गई थी स्थिति। उसके बाद जानकारी मिली कि चेदी देश में इनके वंशज है। किनके वंशज? बुद्धराज के। तो वहाँ पे एक छोटी सी जगह पे शासन करने लगे। तो क्या कहलाए ये? चैटुय कहलाए या फिर चेदी नरेश कहलाए। उसके बाद 9वीं सदी में, है ना, उसके बाद 9वीं सदी में क्या मिलता है? एक शासक की जानकारी मिलती है। ठीक, क्या नाम है? वामराज देव। यहां से फिर शासकों का यहाँ पे जानकारी मिलना चालू हो जाएगा। क्या है? वामराज देव। ठीक, वामराज देव। 9वीं सदी। 9वीं सदी मतलब 840, 825, 836, 830। उसके बाद जो चालू होएगा 840, 800 के बाद जो है वो 9वीं सदी कहलाएगा। ठीक है, एक शासक की जानकारी मिलती है। शासक का नाम क्या है? वामराज देव है। इसने क्या किया था? अभी कहाँ पे है? चेदी देश। चेदी देश मतलब मैंने क्या कहा? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा। ठीक है, तो यहां से इन्होंने क्या किया? गोरखपुर, है ना, गोरखपुर क्षेत्र जीता। ठीक है, गोरखपुर क्षेत्र इन्होंने जीता, लेकिन ये शासक नहीं बने। गोरखपुर क्षेत्र इन्होंने जीत लिया। ठीक है, और क्या किया? वहां पे अपने भाई, है ना, भाई नाम क्या रहेगा? लक्ष्मण राजदेव। लक्ष्मण राजदेव प्रथम। लक्ष्मण राजदेव प्रथम, उसको क्या किया? गोरखपुर दे दिया, है ना। तो गोरखपुर का शासक कौन? लक्ष्मण राजदेव। ठीक है, गोरखपुर जीता किसने? वामराजदेव ने। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने छोटे भाई लक्ष्मण राजदेव को गोरखपुर की गद्दी दे दी। ठीक है, अब ये जो गोरखपुर क्षेत्र है ठीक है, ये जो गोरखपुर क्षेत्र है, लक्ष्मण राजदेव का जो समय है ना, यहां से देखो 825 से 850 ईस्वी। ठीक है, तो देखो लक्ष्मण राजदेव कब आया? 825 में। तो उससे पहले वामराजदेव आया होगा ना। और खत्म कहाँ पे हुआ था? बुद्धराज 620। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 150 से 175 या 200 साल का ही गैप मिलेगा। ठीक है, 150 से 175 या 200 साल का ही गैप मिलेगा। तो फिर वामराजदेव आया, उसने गोरखपुर क्षेत्र जीत लिया और शासक के तौर पे अपने छोटे भाई लक्ष्मण राजदेव प्रथम को क्या किया? यहाँ पे शासक नियुक्त किया। और ये जब गोरखपुर क्षेत्र इन्होंने जीता, तो गोरखपुर क्षेत्र कहाँ पे है? सरयू नदी के पास है। तो उसके बाद ये क्या कहलाए? सरयू पार के कलचुरी कहलाए। सरयू पार के कलचुरी कहलाए। यहां तक कहानी सबको समझ आ गई? सरयू पार के कलचुरी कहलाए। ठीक है, अब देखो यहां पे एक और ट्विस्ट है। इसके बाद वामराजदेव का पुत्र आता है। ठीक है, सरयू पार कहाँ है? यूपी में, है ना। अब वामराजदेव का पुत्र आएगा यहाँ पे। नाम नहीं पता है, लेकिन उसका पुत्र है ये कंफर्म है। ठीक है, वामराजदेव का पुत्र है ये पता है, लेकिन उसके नाम का उल्लेख यहाँ पे नहीं है। जहाँ तक लगेगा समझ आएगा कि कौन है वो। यहाँ तक समझ आ गया सबको? वामराजदेव ने जीता, लक्ष्मण राजदेव को क्या बनाया? उन्होंने शासक बनाया। और ये क्या कहलाए फिर? जब गोरखपुर क्षेत्र जीत लिया तो सरयू पार के कलचुरी कहलाए। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? फिर इसके बाद वामराजदेव का पुत्र आएगा, है ना। अब वामराजदेव के पुत्र ने क्या किया?
जबलपुर सबको पता है ना, जबलपुर सबको पता है। तो जबलपुर के पास, जबलपुर से 6 मील की दूर पे है ना, 6 मील दूर, 6 मील दूर, जबलपुर से 6 मील दूर नर्मदा नदी तट, नर्मदा नदी तट, नर्मदा नदी तट पर इसने एक शहर बसाया। उसका नाम क्या रखा इसने? त्रिपुरी। समझ गए? एमपी यूपी सीजी जीजे। चलिए, नर्मदा नदी के तट पर वामराज देव के पुत्र ने कौन सा नगर बसाया? त्रिपुरी। अभी क्या मिलता है? वर्तमान में इसका नाम है तेवर। वर्तमान में क्या नाम है? तेवर। इसको इसने जब बसाया तो माहिष्मती के समान बसाया इसने, माहिष्मती के समान। अब आप ये बोलोगे सर ये तो था नहीं जब माहिष्मती में जब शासन था कलचुरियों का, इसको कैसे पता? अरे वंशज तो है, पिता ने बताया होगा, पिता ने कहीं और से सुना होगा। वंशज तो आ चुके थे ना चेदी देश में, चैटू कहलाए, चेदी नरेश। तो जो इसको पता था कि माहिष्मती में हमारा शासन था, कैसा था, माहिष्मती जो जगह थी वो कैसी थी, तो इसने जो त्रिपुरी को जो बसाया वैसे ही हूबहू माहिष्मती के समान बनाया और बसाया त्रिपुरी को नर्मदा नदी तट पर जबलपुर से 6 मील दूर। ठीक है, अब देखो त्रिपुरी के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी देख लो। यहाँ पे एक त्रिपुरेश्वर महादेव का मंदिर है। ठीक है, त्रिपुरेश्वर महादेव, और ये वैसा ही है जब से बनाए थे इन्होंने, जब से बनवाया था जिन भी शासक ने, वैसा का वैसा है, अभी भी वैसा ही मौजूद है। ठीक है, अभी भी है। क्या है? त्रिपुरेश्वर महादेव। और यही जो त्रिपुरी है ये क्या है? द्वितीय राजधानी, सेकंड राजधानी है। अब आप लोग बोलोगे सर त्रिपुरी द्वितीय राजधानी है, तो पहली राजधानी क्या है? पहली राजधानी क्या है? तो यहाँ पे लिखना जो पहली राजधानी है वो क्या है? कालंजर। बहुत बढ़िया स्टोरी है, ध्यान से सुनो, कोई नहीं लिखेगा अभी, कोई नहीं लिखेगा। ठीक है, आराम से सुन के लिखना बाद में। तो त्रिपुरी को द्वितीय राजधानी बनाया। ठीक है, और पहली राजधानी क्या थी? तो फिर कालंजर थी। यहां तक सबको समझ आया? ठीक, अब देखो बसाया किसने? वामराज देव के पुत्र ने। उसका नाम पता है क्या? नहीं। लेकिन वामराज देव यहाँ पे क्या करता है? संस्थापक के तौर पे, संस्थापक है ना, किसको बता रहा है वो संस्थापक यहाँ पे? अपने पिता को। वामराज देव को क्या बोल रहा है यहाँ पे ये कि संस्थापक कौन है त्रिपुरी के? वामराज देव। कौन बोल रहा है? वामराज देव का पुत्र। यहां तक कहानी सबको समझ आ गई? ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक, कलचुरी चालू हुआ 550 से 1741 तक भारत में रहेगा। मैंने क्या कहा? 550 से 1000 तक, 550 से 1000 तक भारत में बहुत सारे हिस्सों में छोटी छोटी शाखाएं थी इसकी। किसकी? कलचुरियों की। ठीक, मिरासी के अनुसार ये अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे, सहस्त्रार्जुन की संतान मानते थे। हमने इसके 4 अन्य नाम देख लिए, शाखाएं देख ली, 9 शाखाएं देखी, और एक जो सबसे पहली शाखा थी माहिष्मती, 10 शाखाएं टोटल है ना। तो माहिष्मती जो शाखा है वो आरंभिक शाखा है, सबसे प्रारंभ वहीं से हुआ था। सबसे पहले आरंभ या फिर प्रारंभ कहाँ से हुआ था कलचुरियों का? माहिष्मती से। तिथि क्या थी? 550। ठीक है, कहाँ है माहिष्मती? मध्य प्रदेश में। तो कौन थे वो शासक जिसने माहिष्मती में नींव रखी थी कलचुरियों की? कृष्णराज देव। ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता था? आदि पुरुष या मूल पुरुष। उसके बाद उनका पुत्र आया सॉरी,
मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ ठीक। कौन आएगा उसके बाद? उनका पुत्र कौन आएगा? कृष्णराजदेव के बाद शंकरगण प्रथम। कृष्णराजदेव का कार्यकाल कब से कब तक? 550 से 575। ठीक है। शंकरगण उनका पुत्र 575 से 600, शंकरगण प्रथम। उसके बाद उनका पुत्र बुद्धराज 600 से 620। ये समझ गए? ठीक है। बुद्धराज के ऊपर चालुक्यों का आक्रमण हो जाता है। उसके बाद 150 से 175 साल इनकी स्थिति अज्ञात रहती है कि कहाँ गए कहाँ हैं। ठीक है। उसके बाद पता चलता है कि जो चेदी जनपद है, चेदी जनपद में इनका जो वंशज है, बुद्धराज के जो वंशज है, जो कलचुरी ही हैं, वो आके यहाँ पे छोटी सी जगह पे, एक छोटी सी जगह पे शासन कर रहे हैं। और वहाँ से ये क्या कहलाए? चेदी वंशी कहलाए। और क्या कहलाए? चैटुय या फिर चेदी वंशी कहलाए माहेशमती में। ठीक है। 2 साल अज्ञात रहने के बाद संवत क्या बताया हूँ? 248 में चालू हुआ है त्रैकुटक संवत या फिर कलचुरी संवत। हाँ, एक चीज बहुत मैं मिस कर दिया हूँ यहाँ पे। जब तक बुद्धराज थे, है ना, तो 550 से 620 तक, है ना, इनका जो क्षेत्र था, ठीक है, जो शासन क्षेत्र था, माहेशमती तो क्या था? इनकी शाखा का नाम था। ठीक है। जो शासन क्षेत्र था वो था गुजरात, समझ गए, भारत का पूर्वी हिस्सा, गुजरात, कोंकण, गोवा का तटीय क्षेत्र, समुद्र तट, है ना, गुजरात, कोंकण और विदर्भ। विदर्भ समझ गया ना, जो मैंने बताया था। एक और क्या नाम से जानते हैं विदर्भ को? बताओ तो कमेंट करके, मैंने क्या बताया था विदर्भ को, और क्या जानते हैं? ठीक है। गुजरात, कोंकण, मतलब देख लो, भारत के पूर्वी हिस्से में इनका शासन था। ठीक। चलिए, उसके बाद 9वीं सदी में एक शासक आता है जो कलचुरी शासक है, वामराजदेव। वो क्या करता है? जब चेदी जनपद में, वहाँ से वो आक्रमण करता है गोरखपुर क्षेत्र में, और वहाँ पे उस क्षेत्र को जीत लेता है। और वहाँ से अपने छोटे भाई लक्ष्मण राजदेव प्रथम को शासक नियुक्त करता है 825 ईस्वी में। और लक्ष्मण राजदेव 825 से 850 ईस्वी तक रहेंगे। और वहाँ से वो क्या कहलाए? सरयू पार के कलचुरी कहलाए, क्योंकि सरयू नदी के पास में है गोरखपुर। ठीक। उसके बाद लक्ष्मण राजदेव प्रथम के बाद वामराजदेव का पुत्र, जिसका नाम हमको नहीं पता है, वो क्या करता है? जबलपुर से 6 मील दूर एक शहर का निर्माण करता है, एक नगर का, और उसको नाम देता है त्रिपुरी। वर्तमान में नाम हमको मिलता है तेवर। त्रिपुरी इसने बसाया। त्रिपुरी कैसे बसाया? जैसे कि माहेशमती था, माहेशमती जैसे था, वैसे ही इसने माहेशमती के समान त्रिपुरी बसाया। त्रिपुरी में हमको क्या मिलता है? त्रिपुरेश्वर महादेव का एक मंदिर मिलता है। त्रिपुरी में हमको त्रिपुरेश्वर महादेव का मंदिर मिलता है। त्रिपुरी को इसने द्वितीय राजधानी बनाया। तो प्रथम राजधानी क्या थी? कालंजर थी, यूपी में प्रथम राजधानी कालंजर थी। और इसने त्रिपुरी में संस्थापक किसको बनाया है? अपने पिता वामराजदेव को। ठीक है, सबको समझ आया? यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना और लक्ष्मण राजदेव का तिथि याद रखना, 825 से 850। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहां तक सबको कहानी समझ में आई? ठीक है। अब देखो, जो अंतिम जो शासक हम लोग यहाँ पे देखे, नाम पता है क्या? नहीं। संबंध पता है? क्या है संबंध उसका? कि वो वामराजदेव का पुत्र है। ठीक है। और उसके पहले शासक कौन था? लक्ष्मण राजदेव, जिसका समय क्या था? 825 से 850। ठीक है। देखो, 2 पार्ट में कहानी मैंने समझाया। कृष्णराज, शंकरगण प्रथम, बुद्धराज। उसके बाद 200 साल लगभग स्थिति अज्ञात। उसके बाद वापस से 3 शासकों की जानकारी मिलती है, वामराजदेव प्रथम, वामराजदेव, लक्ष्मण राजदेव प्रथम, और एक अन्य शासक जो कि वामराजदेव का पुत्र है। समझ गए यहाँ तक? यही इसी के बाद आपकी कहानी क्लियर होगी, जो मैंने सोमवंश और बाणवंश के समय में छोड़ा था, जो आपको बताया था मैंने। ठीक है।
इसके बाद एक शासक की जानकारी मिलती है, कोकल देव प्रथम। नाम सभी को पता होगा, कोकल देव प्रथम। अब यहाँ पे लिखना, इनका जो शासन का काल है वो क्या है पता है? 850। 850 में कौन आ रहा है? कोकल देव प्रथम। और रहेगा कब तक? 890 तक। कोकल देव प्रथम आ गया, और कोकल देव प्रथम रहेगा कब? 850 से 890। समझ गए? अब लक्ष्मण राजदेव प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक था? 825 से 850। सबको समझ आ रहा है? महाराष्ट्र का कुछ भाग, ठीक है चलो। बरार कहते थे ना विदर्भ को। कोकल देव प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक है? तिथि 850 से 890। और लक्ष्मण राजदेव का कहाँ पे छोड़े थे हमने? 825 से 850। और लक्ष्मण राजदेव के बाद कौन आया था शासक? वाम राजदेव का पुत्र। तो डायरेक्ट तो नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं ये संभावना है कि कोकल देव प्रथम जो है वो वाम राजदेव का पुत्र होगा। कोकल देव प्रथम जो है वो क्या हो सकता है? वाम राजदेव का पुत्र हो सकता है। ठीक है, ये समझ आ रहा है थोड़ा सा? और ये सब क्या है? ये कलचुरी शासक है। ठीक है, अब इनको क्या होता है, जो त्रिपुरी है, ठीक है, एक और जानकारी जिससे प्रमाणित हो जाएगा कि संभावना और ठोस हो जाएगी कि कोकल देव प्रथम वामराज देव का पुत्र था। इसको ना त्रिपुरी है ना, त्रिपुरी जो राजधानी थी उसको स्थायी राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। स्थायी राजधानी श्रेय किसको जा रहा है? कोकल प्रथम को। बनाया किसने था? वामराज देव के पुत्र ने। तो श्रेय इसको क्यों चले जाएगा? और उसने अपने पिता को संस्थापक बताया था। ठीक है, तो श्रेय किसको गया? त्रिपुरी का श्रेय किसको गया राजधानी बनाने का? कोकल प्रथम को, स्थायी राजधानी बनाने का। ठीक है, चलिए अब देखो, ये कोकल प्रथम के बारे में जो जानकारी मिलती है हमको, वो मिलती है बिलहरी अभिलेख। बिलहरी अभिलेख। और ये बिलहरी अभिलेख है कहाँ पे? ये बिलहरी अभिलेख आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या मिलेगा आपको? ये बिलहरी अभिलेख। अब ये बिलहरी अभिलेख के अकॉर्डिंग क्या है कि ये अत्यधिक शक्तिशाली था। अत्यधिक क्या था? ये शक्तिशाली शासक था। किसके बारे में बात हो रही है? कोकल प्रथम के बारे में। अत्यधिक शक्तिशाली था। ठीक है, और ये जो है ना बिलहरी अभिलेख, इसमें क्या है? बिलहरी अभिलेख में क्या है? इसके विजय का वर्णन है। ठीक है, यहां से एक नई सीरीज चालू हुई। बेटा अगर नहीं देख रहे हो, नहीं समझ आ रहा है, सॉरी, तो कमेंट करना। ठीक है, कोकलदेव प्रथम आया, वो शक्तिशाली शासक था। बिलहरी अभिलेख जिसमें पता चल रहा है, जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके विजय का वर्णन है उसमें, और वो शक्तिशाली अभिलेख है, शक्तिशाली शासक था, ये भी बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र आएगा, कोकलदेव प्रथम का पुत्र आएगा। उसका नाम क्या रहेगा? अब यहां से ट्विस्ट है, शंकरगण द्वितीय। क्या नाम है इसका? और शंकरगण द्वितीय क्या है? मुग्धतुंग।
शंकरगण द्वितीय या फिर मुग्धतुंग। ठीक है, और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? पिता का 890 तक था, तो इसका 890 से 910 ईस्वी। ठीक है, शंकरगण द्वितीय कोकलदेव प्रथम का पुत्र है और उसका नाम क्या है? मुग्धतुंग। और उसका शासन कब से कब तक है? 890 से 910 ईस्वी। अब ये मुग्धतुंग कौन है? वही जिसने शिवगुप्त जो कि सोमवंशी प्रथम शासक था उसको पराजित किया था। और यही मुग्धतुंग कौन है? जिसने बाणवंशी शासक विक्रमादित्य को पराजित किया था। यहां से समझ गए ना शंकरगण द्वितीय या फिर मुग्धतुंग कैसे आया? ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा रुक जाओ। यहां पे क्या करोगे? थोड़ा सा रुक जाओ। अभी ध्यान देना, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वामराजदेव से बाद से, वामराजदेव के बाद से जितनी भी घटनाएं हो रही है वो 9वीं सदी की ही है, 9वीं सदी की है। ठीक है, 890 910 है ना, अभी तक 9वीं सदी की ही घटना चल रही है। ठीक, यहां पे एक ध्यान देना, सबसे पहले कौन सा राजवंश था? जब छत्तीसगढ़ हम देख रहे थे तो पांडु था, इधर कर दे रहा हूं। ठीक है, पांडु वंश था। ठीक है, पांडु वंश के बाद क्या हुआ? सोमवंश आया। सोमवंश कहां पे आया? कोसल क्षेत्र में, जो कि उड़ीसा का था। लेकिन पाली क्षेत्र में क्या था? पाली क्षेत्र में क्या था? बाणवंश था। कहां पे था ये? पाली में। आप लोग को समझ नहीं आया था ना उस बार, तो यहां से कहानी है, ध्यान से सुनना, यहां से कहानी है। ठीक है, तो देखो, पांडुवंश के बाद कौशल में सोमवंश आया, बाणवंश कहाँ पे आया? पाली में। लेकिन ये पाली में आधा जो है वो बाणवंश का था और आधा पाली किसका था? सोमवंश का था। ठीक है, आधा पाली जो है दिन पाली रात पाली, ठीक है, बाणवंश का था और आधा पाली किसका है? सोमवंश का है। अब समझ आया? तो क्या हुआ था कि सोमवंश को किसने पराजित किया था? यहाँ पे शिवगुप्त को किसने पराजित किया था? मुग्धतुंग ने, है ना, मुग्धतुंग ने पराजित किया। तो यहाँ पे क्या आ गया था? कलचुरी आ गया था। मुग्धतुंग लिख दे रहा हूं, है ना, मुग्धतुंग ने पराजित किया। और जो कलचुरी सोमवंशी के पास जो क्या था, सोमवंशी के पास जो पाली वाला क्षेत्र था उसको कलचुरियों ने ले लिया, जो कि हम पढ़े हैं शिवगुप्त ने, शिवगुप्त के समय पे पाली क्षेत्र को किसने अपने अधिकार में ले लिया? आक्रमण करके उसको पराजित करके मुग्धतुंग ने। तो यहाँ पे ये स्टोरी है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मुग्धतुंग के बारे में। ये समझ आ गया ना सबको? अगर आ गया हो तो यस और नो बता दो, क्योंकि वहां पे नहीं समझा पा रहा था। ठीक है, कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है। अगर जितने भी लोग देख रहे हो तो बता दो यहाँ पे। ठीक, तो क्या किया था यहाँ पे? कलचुरियों ने ले लिया था, लेकिन उसके बाद इस क्षेत्र में कलचुरियों का प्रभाव नहीं था। ठीक है, वो अपनी जगह में ही थे, तो प्रभाव नहीं था यहाँ पे कलचुरियों का। तो उसके बाद क्या हुआ? ये बाणवंशी जो शासक हैं उस समय कौन था? मल्लदेव। मल्लदेव विक्रमादित्य के पिता। तो पूरा जो पाली है वहां पे कौन आ गया था? यहाँ पे बाणवंश आ गया था। इस पूरे पाली में कौन आ गया था? बाणवंश आ गया था। अब जब विक्रमादित्य शासक होता है उस समय इस बाणवंश को कौन पराजित करता है? कौन पराजित करता है? पुनः मुग्धतुंग। मुग्धतुंग करेगा कलचुरी। ठीक है, जो हमने पढ़ा था, मुग्धतुंग ने आक्रमण करके क्या किया था? विक्रमादित्य को हरा दिया था।
और पाली क्षेत्र अपने में ले लिया था। ठीक है, ये समझ गए? ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा रुको। ठीक है, देखो, अब जब पाली पे कौन आया? मुग्धतुंग आया। वहां से स्टोरी को हटा देते हैं, ठीक है, वो समझाने के लिए लिखा था। यहां पे देखो, पाली पर आक्रमण किया, है ना, आक्रमण किया मुग्धतुंग ने। और पाली के शासक कौन थे उस समय? पाली के शासक थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य थे ना। समझ गया ना कि मुग्धतुंग ने कैसे दो बार पाली पर आक्रमण किया? इस समय थे विक्रमादित्य थे। ठीक है, अब जब मुग्धतुंग या फिर शंकरगण द्वितीय पाली पर आक्रमण कर देते हैं, तो ये कहाँ से आए थे? क्या त्रिपुरी से आए थे? नहीं, मैंने क्या बताया कि जब इनको किसी भी क्षेत्र पे अधिकार करना होता था तो उसके पास वाले छोटे से क्षेत्र पे ये अपना शासन स्थापित करके बाकी जगहों पे नजर रखते थे। तो उस समय कहाँ पे थे? ये तो त्रिपुरी से आए थे, ठीक है, लेकिन इनकी शाखा कहाँ पे थी? एक और कल बताया था मैंने, तुम्माण, है ना, कोरबा में तुम्माण में एक शाखा थी। तो वहां से इसने क्या किया था? तुम्माण से नेतृत्व करते हुए, है ना, आक्रमण किया था। ध्यान से सुनना यहाँ पे, ठीक है। मुग्धतुंग आया तो त्रिपुरी से था, लेकिन तुम्माण से नेतृत्व करते हुए पाली पर इसने आक्रमण किया था। और विक्रमादित्य को क्या किया था? विक्रमादित्य को पराजित किया था। ये कहानी समझ आई? ठीक। लेकिन इसने क्या किया था? यहाँ पे शंकरगण शासक नहीं हुए, शंकरगण यहाँ पे शासक नहीं हुए। इसको पराजित करने के बाद इन्होंने क्या किया था? अपने भाइयों को, है ना, अपने भाइयों को इस जगह पे, ठीक है, जितना क्षेत्र इसने जीत लिया था, ठीक है, उस पे इसने क्या किया था? अपने भाइयों को मंडलाधिपति, मंडलाधिपति, मंडलाधिपति बनाकर नियुक्त करके ये वापस त्रिपुरी चले गया था, है ना, वापस त्रिपुरी। कौन चले गया वापस त्रिपुरी? मुग्धतुंग चले गया। समझ गया ना? बाणवंश को पराजित किया, अपने भाइयों को, बाणवंश को पराजित किया, पूरी तरह से घूम गया। सर कितना शासक है? बेटा बार बार देखना वीडियो को, अगर नहीं समझ आएगा तो मैं फैक्ट बता दूंगा, अगर आपको जानकारी इतनी नहीं चाहिए तो। और अगर वीडियो देख लेना, कल मेरे को मैसेज करना, नहीं समझ आएगा तो उसके बाद मैं क्या करूँगा? फैक्ट बता दूंगा, कहानी नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्या हुआ था? कोकलदेव प्रथम आया, कोकलदेव प्रथम आया, शक्तिशाली शासक था। उसके बाद उसका पुत्र कौन आता है? शंकरगण द्वितीय, जो मुग्धतुंग है। ये कौन मुग्धतुंग है? जो कल हमने देखा था, कल हमने देखा था ना, मुग्धतुंग सोमवंशी का प्रथम शासक, सोमवंशी प्रथम शासक शिवगुप्त को भी पराजित करता है, और बाणवंशी अंतिम शासक विक्रमादित्य को भी पराजित करता है। तो मैंने कल पूछा था कि ये कैसे संभव है कि दोनों जगह को पराजित कर रहा है, दोनों शासकों को, और स्थान क्या है? एक ही स्थान है, पाली में। तो यहाँ पे उसी चीज को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, कि जब पांडुवंश समाप्त हुआ, पांडुवंश समाप्त हुआ, द्रौपदी अच्छे से सुनना, तो पांडुवंश जब छत्तीसगढ़ में समाप्त हुआ तो पांडुवंश के बाद सोमवंशी जो उड़ीसा के थे, उसके क्षेत्र, उसके अधिकार में दक्षिण कोसल वाला क्षेत्र आ गया। और पाली वाला जो हिस्सा है उसमें सोमवंशियों का आधा अधिकार था और आधा अधिकार बाणवंशी शासक का था। ठीक है, पाली में आधा अधिकार बाणवंशी शासक का, आधा सोमवंशी शासक का, कुछ कुछ क्षेत्रों में। तो जो पाली के जिस क्षेत्र में सोमवंशी शासकों का अधिकार था, उस पर आक्रमण किया कलचुरी ने। कहाँ के कलचुरी ने? तुम्माण के कलचुरी ने। अब तुम्माण और पाली का मैं आपको जगह क्लियर बता रहा हूं। जो कोरबा है, कोरबा जो है ना,
तो कोरबा के उल्टे हाथ में, आप जब कोरबा का मैप सामने रखोगे तो उसके उल्टे हाथ के कॉर्नर में, पूर्व में, उल्टे हाथ के कॉर्नर में पूर्व में यहाँ है पाली। ठीक है, उल्टे हाथ के पूर्व में पाली है, और पश्चिम वाला जो जगह है उधर तुम्माण है, तुम्माण है। ठीक है, दूरी लगभग है 60-80 किलोमीटर की। ठीक है, तो इस तरफ क्या है पाली, इस तरफ क्या है तुम्माण है। समझ आ रहा है द्रौपदी? ठीक, तो तुम्माण से कलचुरियों ने किस पर आक्रमण किया? सोमवंश पे, और उसके अधिकार में जो पाली क्षेत्र था उसको अपने अधिकार में ले लिया। बाद में बाण वंश के शासक जो मल्लदेव थे उसने क्या किया, कलचुरियों का क्योंकि प्रभाव उस पाली क्षेत्र में नहीं था तो इसने पूरे पाली क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। किसने? बाणवंशी शासक ने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मुग्धतुंग आता है त्रिपुरी से और आक्रमण किसके ऊपर कर देता है? बाणवंश पे। बाणवंश कहाँ पे? पाली में। शासक कौन थे उस समय? विक्रमादित्य। कार्यकाल 870 से 895। ठीक है, तो पाली पर आक्रमण किया। मुग्धतुंग कहाँ से आया? त्रिपुरी से। लेकिन वो नेतृत्व कहाँ से कर रहा था? जो त्रिपुरी कलचुरियों की शाखा थी तुम्माण में, तुम्माण से सेना लेके उसने चढ़ाई की पाली में। ठीक है, विक्रमादित्य को पराजित किया। ठीक, उसके बाद वो त्रिपुरी वापस चले जाता है। कौन? मुग्धतुंग, क्योंकि उसका शासन तो वहां पे था। यहाँ पे तो छोटी सी शाखा थी तुम्माण में, जो शाखा हमने पढ़ा पहले। तो तुम्हाड़ से सेना लाके पाली में पराजित किया विक्रमादित्य को। वापस कहाँ चले गए? त्रिपुरी चले गए। और पाली में क्या किया उन्होंने? अपने जो भाई थे उनको यहाँ पे नेतृत्व के लिए छोड़ दिया, मंडलाधिपति के पद पर नियुक्त करके। मंडलाधिपति के पद पर नियुक्त करके यहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ तक की कहानी समझ आई? बार बार रिपीट करके देखो, आगे की कहानी कल बताऊंगा। ठीक है, बार बार जब सुनोगे ना तो समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे फंसने वाला है सबसे फंसने वाला जो जगह है वो है कलचुरी। और मेन अभी आज और कल की जो क्लास रहेगी, और इस क्लास को अगर अच्छे से सुन लिए ना आप तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न दूर होगा, बहुत सारा कन्फ्यूज़न दूर होगा। ठीक है, तो याद रखना कि कोकलदेव के बाद उनका पुत्र आएगा मुग्धतुंग, जो यहाँ पे बाणवंश को समाप्त करके वापस त्रिपुरी चले जाएगा। इसके बाद वापस से बाणवंश आएगा। ठीक है, जो हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बार अच्छे से सुनोगे ना वीडियो को वापस से, कंफर्म है कि क्लियर हो जाएगा। और कहानी ही है, अभी छत्तीसगढ़ में कलचुरी चालू नहीं हुआ है, और भारत में कलचुरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाता, क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, बिल्हारी अभिलेख पूछा जाता है कोकलदेव प्रथम का, जो कि है एमपी में, कटनी के आसपास है वो। ठीक है, कटनी से थोड़ा आगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास होगी अहमद सर की, तो कोई कहीं जाइएगा नहीं, क्लास में जुड़े रहना। धन्यवाद।